गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल का। इसका नाम है आंकड़ों का आलेखी निरूपण। अब तक हमने पिछले 2 चैप्टर्स में आंकड़े किस तरह से कहां से हम इकट्ठे करते हैं इसके विषय में पढ़ा था, और इसके साथ साथ चैप्टर नंबर 2 में हमने आंकड़ों के केंद्रीय प्रवृत्तियों के विषय में पढ़ा था। हमने आंकड़ों के बारे में पढ़ा था कि आंकड़े हमें कहां कहां से मिलते। जैसे हमें आंकड़े मिलते हैं प्राथमिक स्रोत से, किसी व्यक्ति से। प्राथमिक स्रोत जो है व्यक्तिगत आंकड़े इकट्ठे करते हैं। हम किसी व्यक्ति से पूछताछ में या फिर खुद जाकर वहां के आंकड़े इकट्ठे कर सकते हैं। इसके अलावा हमें द्वितीयक स्रोत भी, जैसे समाचार पत्र हैं, कुछ बुक्स हैं जहां पर हमें सर्वेक्षण की बुक्स हैं जहां से हम आंकड़े ले सकते हैं। तो इस तरह हम आंकड़े कई तरह से हमारे पास आते हैं। जैसे लिंग के आंकड़े, लिंग अनुपात के आंकड़े है, धर्म के आंकड़े हैं, किसी जनसंख्या में कौन कौन से धर्म से संबंधित लोग रहते हैं, तो हम जनसंख्या के आंकड़े अलग अलग तरह से इकट्ठे करते हैं। तो इसके अलावा फसलों के आंकड़े हमारे पास आते हैं। उत्पादन किस जगह किस वर्ष में कैसा हुआ, वर्षा कौन कौन से राज्य में कितनी कितनी वर्षा हुई, हमें पिछले 10 वर्षों के आंकड़ों, जो वर्षा के आंकड़े भी इकट्ठे कर सकते हैं। तो इस तरह से हम भूगोल के अंदर, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, हमें कई प्रकार के आंकड़े दिखाई देते हैं बुक्स के अंदर भी। हम अब तक हमने आंकड़े कहां कहां से मिलते हैं ये जाना था चैप्टर नंबर 1 में, और चैप्टर नंबर 2 में हमने माध्य, माध्यिका और बहुलक की गणना की थी। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3, जिसके अंदर हमें ये देखना है कि जितने भी आंकड़े हमने इकट्ठे किए हैं उनका हम प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं। कौन सी ऐसी विधियां हैं जिसके द्वारा हम आंकड़ों का प्रदर्शन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक विधि है, इसमें बुक के अंदर ही आपको मैं सिखाऊंगी कि लाइन से, रेखा से हम उतार चढ़ाव दिखाते हुए, आंकड़े अगर ज़्यादा हैं तो जो रेखा है उसकी ऊंचाई ज़्यादा होगी। जैसे आंकड़ों की गणना जो है हमने की है, वो आंकड़े जो है गिरावट में आ रहे हैं, तो ह्रास हो रहा है जनसंख्या का। अगर मान लो हम जनसंख्या के लिए बनाते हैं कि जब जनसंख्या ज़्यादा है तो जो लाइन ग्राफ हम बनाएंगे उसका जो बिंदु है वो ऊंचे जगह से आएगा। जैसे ही जनसंख्या में ह्रास होता है, जनसंख्या में गिरावट आती है, तो वो लाइन भी गिरावट की ओर जाती है। इस तरह से हमारे पास दंड रेख भी होता है। दंड रेख आपने अपनी छोटी क्लासेस में बनाया होगा। कुछ बच्चे 11th में 10th क्लास में मैथ्स पढ़ के आते हैं, गणित विषय पढ़ के आते हैं। गणित विषयों में उन्होंने दंड रेख बनाया होगा, बार ग्राफ जिसे कहते हैं। वो बार ग्राफ क्या होता है, उसकी ऊंचाई से भी हमें ये पता चलता है कि कहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है या वर्षा ज़्यादा है या फसलों का उत्पादन हम देखें तो ज़्यादा मात्रा के लिए जो दंड रेखा है उसकी लंबाई ज़्यादा होती है। जैसे उसकी लंबाई में कमी आती है तो हमें ये पता चलता है कि आंकड़ों में गिरावट आई है, उत्पादन में गिरावट आई है, उसका ह्रास हुआ है। तो हमें जो गिरावट और उसके अंदर हमें उत्पादन में अगर हमें बढ़ोतरी हुई है तो हम उससे आराम से देख सकते हैं। तो इस तरह से ये जो हमारे पास आरेख होते हैं, ये अलग अलग तरह के जो आरेख होते हैं जिनके द्वारा हम आंकड़ों का प्रदर्शन करते हैं, वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। हम उसी चित्र को देखकर ये बता सकते हैं, हमें आंकड़ों को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम चित्र को देख के ये बता सकते हैं कि कहाँ पर कोई चीज में बढ़ोतरी हुई है और कहाँ पर गिरावट आई है। तो इस तरह से ये जो आंकड़ों का प्रदर्शन है, ये हमारे लिए, हमारे भूगोल विषय की स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हम आंकड़ों को हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि हम इन आरेखों को देखेंगे, ढंग से बनाएंगे, तो हमारे पास ये एक चित्र ऐसा आ जाएगा जो हमें ऊंचावच और गिरावट दोनों को ही दिखा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, हम इस बुक में भी पढ़ते हैं कि आंकड़ों का प्रदर्शन क्या होता है। आंकड़े उन तथ्यों की विशेषताओं का वर्णन करते हैं जो वे प्रदर्शित करते हैं। वे विभिन्न स्रोतों से एकत्रित किए जाते हैं आंकड़े। इन दिनों भूगोलवेत्ता, अर्थशास्त्री
आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हो ज्योग्राफी के साथ साथ, अपने इकोनॉमिक्स में भी आपके पास बहुत सारे आंकड़े होते होंगे, तो उन आंकड़ों को भी हम इन्हीं विधियों के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। भूगोलवेत्ता, अर्थशास्त्री, संसाधन वैज्ञानिक तथा निर्णयकर्ता बहुत सारे आंकड़ों का उपयोग करते हैं। तालिकाबद्ध रूप से के अतिरिक्त आंकड़े कुछ आलेखीय एवं अरेखीय आंकड़े भी होते हैं, इनके द्वारा भी प्रदर्शित किए जा सकते हैं। दृश्य विधि जैसे आलेख, आरेख, मानचित्र तथा चार्ट द्वारा हम आंकड़ों को रूपांतरित कर सकते हैं चित्र में। आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण का यह रूप किसी भौगोलिक सोच से अलग रूपांतरण है। इस तरह से जो आंकड़े हैं हमारे पास जनसंख्या वृद्धि, वितरण तथा घनत्व, इसके अलावा लिंग अनुपात, आयु, लिंग, व्यवसायिक संरचना, इनका एक प्रतिरूप बनाते हैं आंकड़ों से यदि हम इसका आरेख बनाएंगे तो हमें आंकड़ों का प्रदर्शन करके हमें पूरा ज्ञात होगा कि कहाँ पर जनसंख्या ज्यादा है और कैसा कैसा लिंग अनुपात कहाँ पर है। एक चाइना की एक लोकोक्ति यहाँ पर लिखी हुई है आपकी बुक में कि एक चित्र हजारों शब्दों के बराबर होता है। ये कहना बहुत सही है क्योंकि आंकड़े हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स को दिखाते हैं, हजारों करोड़ों जनसंख्या को दिखा रहे हैं। तो हम उसी तरह से एक बिंदु या एक लाइन को लेकर हम उन आंकड़ों का प्रदर्शन कर सकते हैं। हमारे इस बुक में, इस चैप्टर में बहुत सारी विधियां हैं जो आंकड़ों का प्रदर्शन करती हैं। आलेख, आरेख और मानचित्रों के चित्रांकन का सामान्य नियम क्या है? यदि हमने इनको बनाना है तो हमें इनके लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। जैसे आंकड़े विभिन्न प्रकार की विषय वस्तु जैसे तापमान, वर्षा, जनसंख्या वृद्धि एवं वितरण, विभिन्न उपयोगी वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और व्यापार आदि को प्रस्तुत करते हैं। आंकड़ों की इन विशेषताओं को उपयुक्त आलेखी विधि द्वारा उपयुक्त ढंग से प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती है। हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पास कौन से आंकड़े हैं। उन्हीं आंकड़ों के हिसाब से हम एक उपयुक्त विधि का चयन करेंगे कि कौन सी ऐसी विधि है जो इन आंकड़ों को सही ढंग से प्रदर्शित कर सकती है। तो हमारे पास बहुत सारी विधियां, जैसे जनसंख्या, मानव एवं पशुधन दोनों के बारे में अगर हम देखेंगे तो उनका वितरण बिंदु मानचित्र द्वारा, जनसंख्या घनत्व वर्णमात्री मानचित्र द्वारा अनुकूलित रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है। अगर हमारे पास वर्षा है या फिर हमने किसी चीज का उतार चढ़ाव दिखाना है, जनसंख्या की वृद्धि के बारे में दर्शाना है, तो हम उसके लिए लाइन का या दंड रेख का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से हमारे पास एक उपयुक्त विधि का चयन करना होगा सबसे पहले, यदि हमने आंकड़ों को प्रदर्शित करना है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी विधियां हैं। जैसे मैंने आपको बताया, बिंदु विधि जो है जनसंख्या वितरण को दिखाती है, और घनत्व को दिखाने के लिए वर्णमात्री विधि होती है। किसी भी चीज के उतार चढ़ाव को दिखाना हो, जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या वृद्धि दर दिखानी है, तो उसके लिए हमें आरेख, लाइन आरेख, रेखा आरेख और इसके साथ साथ हम इसके दंड आरेख के द्वारा भी इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। उपयुक्त मापनी का चयन, हमें ये भी देखना है कि हमने जो ग्राफ बनाना है, उस ग्राफ में जो हम आंकड़े प्रदर्शित कर रहे हैं उसकी मापनी हम इस तरह से लें ताकि हमारे छोटे से लेकर बड़े आंकड़े तक हम उसको आराम से दिखा सकें। उपयोग आरेख, जो हमारे पास हमने आरेख बनाया है तथा मानचित्र पर आंकड़ों को की माप को प्रदर्शित करने के लिए हमें उपयुक्त मापनी का चयन करना होगा। आंकड़ों के समूह के लिए उपयुक्त मापनी का चुनाव सावधानी से और संपूर्ण आंकड़ों को जिनको प्रदर्शित करना है वो सारे के सारे उनको सबको ध्यान में रख के चयन करना चाहिए, ताकि मापनी ना तो बहुत बड़ी होनी चाहिए और ना ही बहुत छोटी।
अभिकल्पना, हमें पहले अपने माइंड में पूरी कल्पना करनी है कि सोचना है, कुछ विचार करना है, हमें एक इमेजिन माइंड में लेकर आना है कि हम किस तरह से पूरे के पूरे आंकड़ों को हम प्रदर्शित कर सके। उसका एक विचार, हमने उसका एक कल्पना अपने माइंड में बिठानी है, तभी हम उसको अच्छे से प्रदर्शित कर सकते हैं। शीर्षक, फिर इसके बाद हमें जो भी आरेख बनाना है, कोई भी मानचित्र बनाना है, उसके ऊपर क्षेत्र का नाम, प्रयुक्त आंकड़ों के संदर्भ में वर्ष और आरेख के शीर्षक को दर्शाना चाहिए। ये घटक विभिन्न प्रकार के आकार और मोटाई के अक्षरों और संख्याओं द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। कोई भी डायग्राम बनाना, जैसे आप पहले स्केल बनाते थे 11वीं क्लास में, आपने स्केल बनाए थे, तो अगर आपने कुछ भी आंकड़े प्रदर्शित करने हैं, कोई भी ग्राफ बना रहे हैं, कोई भी आरेख बना रहे हैं, तो उसके ऊपर एक प्रॉपर आपने हेडिंग जरूर देना है, और हेडिंग की मोटाई चौड़ाई आपने ध्यान पे रखते हुए देना है, ताकि वो इजीली हमें पढ़ा जा सके और हम उसको देखकर समझ सके आपने कौन सा शीर्षक दिया है। निर्देशिका अथवा सूचिका किसी भी मानचित्र आरेख के लिए महत्वपूर्ण घटक है। यह मानचित्र और चित्र में उपयुक्त के रंगों, छाया, प्रतीकों और चिन्हों की व्याख्या करता है। निर्देशिका को हम संकेत भी कहते हैं, इंग्लिश में इंडेक्स भी कहते हैं। यदि हमने एक ग्राफ के अंदर दो चीजों को दिखाया, मान लो हमने ग्राफ बनाया है, एक लाइन ग्राफ है हमारे पास, हमने लाइन ग्राफ या दंड रेख बनाया है, तो बार ग्राफ, तो हमने उसमें अगर हमने 2 वर्षों की अलग अलग फसलों के बारे में दिखाया है, अलग अलग वर्षों में अगर 2 फसलें हो रही हैं उसके विषय में बताया है, तो हमारे पास 2 लाइनें तैयार होंगी या 2 बार ग्राफ 2 बार दिखाए जाएंगे एक ही ईयर में, कि एक ईयर में गन्ना या मक्का, दोनों फसलें जो है गन्ना और मक्का इस वर्ष में कितनी कितनी हुई। तो गन्ने के लिए हमने अलग तरह का बार बनाना है, उसमें अलग कलर करना है या उसमें अलग डिज़ाइन बनाना है, और मक्का के लिए हमने अलग डिज़ाइन बनाना है। अगर हमारे पास यहाँ पर आर्द्रता और वर्षा को दिखाने का लाइन ग्राफ है, तो हमने लाइन ग्राफ में वर्षा अलग लाइन से रिप्रेजेंट करनी है और आर्द्रता अलग लाइन से रिप्रेजेंट करनी है। जैसे हम एक डॉट वाली लाइन बना सकते हैं या डैश वाली लाइन बना सकते हैं, एक लाइन को हम पूरा डार्क करके बना सकते हैं, दूसरी डॉटेड बना सकते हैं। तो 2 तरह की लाइन हमने तैयार की, और हमारे पास इधर एक साइड में हम संकेतांक बनाएंगे, इंडेक्स बनाएंगे, निर्देशिका बनाएंगे, जिसमें हमें ये बताया जाएगा कि ये दोनों अलग अलग लाइनें किसको दिखा रही हैं, एक वर्षा को दिखा रही है, दूसरी आर्द्रता को दिखा रही है। तो हमारे पास ये 2 लाइनें हैं उनको दिखाने के लिए, और इसके लिए हमें निर्देशिका भी जरूरी है। दिशा, पृथ्वी के धरातल के भाग पर प्रदर्शित होने के कारण मानचित्र पर मुख्य दिशाओं को निर्धारित करना होगा, इसलिए दिशा प्रतीक जरूर बनाना पड़ेगा। हमें ये भी बताना पड़ेगा कि किस दिशा में ये मानचित्र बनाया गया है, तो उसकी दिशा को भी निर्धारित करना पड़ेगा। अब आरेखों की रचना है। आंकड़े मापने योग्य विशेषताएं जैसे लंबाई, चौड़ाई तथा मात्रा युक्त होते हैं। हमारे पास आंकड़ों को प्रदर्शित करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आंकड़े प्रदर्शित करने के लिए हम रेखा ग्राफ, दंड ग्राफ और वृत्त आरेख इस तरह से हम बना सकते हैं। इसके अलावा पवन आरेख और तारा आरेख, प्रवाह संचित्र बना सकते हैं। ये हमारे पास अलग अलग तरह के मेथड्स हैं जो हम यहाँ पर सीखेंगे, जिसमें सबसे पहले है रेखा ग्राफ, लाइन ग्राफ जिसे कहते हैं। ये हमारे पास आंकड़े हैं। देखिए, निम्नलिखित आंकड़े किसी कंपनी के आयात की गई वस्तुओं के हैं, इन्हें रेखा ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करें। पहले वर्ष है, फिर आयात जितना हुआ है 1901 में 75,000 रुपये का आयात किया गया कंपनी के द्वारा, जब दूसरी जगह से सामान मंगवाया गया। 1911 में 200,000 रुपये का सामान आयात किया गया। 1921 में 280 रुपये का 1000 रुपये का 280,000 रुपये का आयात किया गया। इसी तरह से 1931 में 150,000 रुपीज़ और 1941 में 250,000 रुपीज़ का इंपोर्ट किया गया। आयात का मतलब होता है इंपोर्ट करना। तो उन्होंने इंपोर्ट कितना किया है, उन्होंने इंपोर्ट किया है यहाँ पर
यहाँ पर 1931 में जो इंपोर्ट किया है 150 का, 1941 में 250,000 रुपीज़ का इंपोर्ट किया है, और 1951 में 100 रुपीज़ का इंपोर्ट किया है। ये अलग अलग तरह के इंपोर्ट किए हैं। अब हमारे पास यहाँ आ जाता है कि हमने ये एक लाइन ग्राफ की रचना करनी है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एक अच्छी विधि का चयन करना है, वो हमने कर लिया कि हम लाइन ग्राफ, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में भी बताया गया है कि लाइन ग्राफ बनाना है। उसके बाद हमें मापक का निर्धारण करना है कि हम मापक क्या लें। तो मापक लेने के लिए हमारे पास ये जो आंकड़े हैं इनको हम देखेंगे कि ये आंकड़े कैसे, इसमें सबसे छोटा क्या है 75 और सबसे बड़ा है 280। तो हमने इस तरह से अंदाज़ा लगाया कि हमारी शुरुआत जो है 50 से होनी चाहिए, और जो एंड है वो कम से कम 300, क्योंकि 280 तक है हमारे पास। हाईएस्ट डिजिट जो है हमारा 280 है, तो लोएस्ट हमारा 75 है, यानी 50 to 300 तक हमें ये चाहिए। तो हम 50-50 का गैप करेंगे। यहाँ पर हम जो पॉइंट्स लगाएंगे, मापक हमने लिया कि 2 सेंटीमीटर जो है हमारे 50,000 को दिखा रहा है। यहाँ पर हमने मार्क करे हैं, ये वाई एक्सिस है हमारे पास, ये खड़ी रेखा जो वर्टिकल लाइन लगाएंगे, इधर हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे, लेटवी रेखा लगाएंगे। जो वर्टिकल लाइन है इसे हम वाई एक्सिस बोलेंगे, और वाई एक्सिस पे हम 2 सेंटीमीटर का गैप देके पॉइंट्स लगाएंगे। जैसे हमने पहले एक गैप दिया 2 सेंटीमीटर का, जिसमें हमने 50 लिखा, फिर उसके बाद 100, 150, 200, 250 एंड 300। इन सब में जो गैप है वो है 2 सेंटीमीटर्स का। इसी तरह से हमने एक्स एक्सिस की तरफ भी पॉइंट लगाने, जिसमें 1901, 1911, 1921, 1931, 1941 एंड 1951। तो ये जो मार्क लगाए हैं हमने, ये जो चिन्ह लगाए, निशान लगाए हैं, ये सारे 2 सेंटीमीटर के गैप से लगाए हैं। तो दोनों तरफ हमने 2 सेंटीमीटर का गैप छोड़ा है और उसमें हमने ये निशान लगाए हैं। निशान लगाने के बाद हमने इस तरह से आंसर निकालना है कि 50,000 रुपये दिखाए जाएंगे 2 सेंटीमीटर रेखा से, और 1,000 रुपीज़ दिखाया जाएगा 2/50 सेंटीमीटर, और 50,000 कैसे दिखाए जाएंगे 75,000 इसे काट के हमारे पास 3 सेंटीमीटर आ गया। तो हम इस तरह से अपना स्केल रखेंगे। ये स्केल रखा हमने 1901 पे, और 3 सेंटीमीटर का यहाँ पर गैप छोड़ के हम ये पॉइंट लगाएंगे। और उसके बाद हमारे पास ये अगला देखिए, नेक्स्ट का जो, ये देखिए नेक्स्ट का जो हमारे पास है ये 1911 है। इसमें हमारे पास 200 है। आप अपने आंकड़ों में देख सकते हैं कि 200,000 रुपये का आयात किया हमने 1911 में। तो हम इधर से भी स्केल रखेंगे, वर्ष की तरफ से स्केल रख के 200 पे निशान लगाएंगे। इस तरह से हम सारे मार्क लगा लेंगे। ये हमारे पास सारे मार्क आ गए, हमने सारे पॉइंट्स लगा दिए। सारे पॉइंट लगाने के बाद हर ईयर के हमने पॉइंट लगाए, फिर इनको हमने हाथ से लाइन के साथ मिला दिया, बाय हैंड इसको लाइन के साथ। तो ये लाइन हमें क्या दिखा रही है, लाइन हमें दिखा रही है कि 1901 और 1921 तक उस कंपनी ने बहुत ज़्यादा आयात किया, बहुत ज़्यादा इंपोर्ट किया। ठीक है, उसके बाद इंपोर्ट जो है कम हुआ। कब कम हुआ 1931 में। 1941 में फिर से वो बढ़ा, और फिर 1951 में वो फिर से गिरावट में आ गया। तो शुरू में जो कंपनी है, शुरू के ये जो 30 साल थे, 20 साल, शुरू के 20 साल में कंपनी ने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया है, इंपोर्ट ज़्यादा किया है, और उसके बाद जो है एक साल में गिरावट आई है 1931 में, और 1941 में फिर से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट किया, और 51 में फिर से गिरावट आई। तो इस तरह से ये हमें जो ग्राफ है आंकड़ों को प्रदर्शित कर रहा है। इससे हमें देख के पता चल रहा है कि किस तरह से कंपनी इंपोर्ट कर रही थी। और इसके बाद देखिए हमने मिला लिया, और ये
हमारा यहाँ पर लाइन ग्राफ तैयार हो गया है। जो हम वाइट पेज पे बनाएंगे वो हमारा ये वर्क है। ये देखिए यहाँ तक का जो वर्क है, ऊपर आप हेडिंग देंगे, नीचे आप ग्राफ बनाएंगे और उसके नीचे आप लिखेंगे मापक। ये 3 चीज़ें हैं जो हमें वाइट पेज पे शो करनी है। लाइन ग्राफ ऊपर लिखा हुआ और ये ग्राफ बना हुआ और नीचे मापक लिखा हुआ। ये 3 चीज़ें हैं यहाँ तक, जहाँ तक अभी आपको दिखाई दे रही हैं। ये तीनों चीज़ें हमने कहाँ पर लगानी है? ये तीनों चीज़ें हमने लगानी है वाइट पेज के ऊपर। यहाँ तक का आपका काम जो है ये वाइट पेज का है। और जो हमने ये सॉल्व किया था, ये वाला सॉल्व करने का, और ये जो हमारे पास, ये तो मैंने आपको दिखाया है कि इस तरह से, ये आपने ड्रॉ नहीं करना, ये मैंने आपको रख के दिखाया है कि किस तरह से हम निशान लगाते हैं। हाँ, आपका सिर्फ वाइट पेज का काम ये है और लाइन वाले पेज का काम है ये आंकड़े लिखना। ये वाले ये आंकड़े आप लिखेंगे लाइन वाले पेज के ऊपर। ये तालिका बनाएंगे। तालिका के बाद आप इनकी हाइट्स निकालेंगे। ये जो डॉट्स लगाने हैं आपने, ये जो रेखा बनाने के लिए सबसे पहले बिंदु लगाने हैं, वो बिंदु लगाने के लिए जो हमने हाइट ऊंचाई निकाली है वो हम ऊंचाई निकालेंगे सबकी, और उस तरह से हम ऊंचाई निकाल कर वहीं पर हम बिंदु भी लगाएंगे, लगाकर फिर उन्हें मिलाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक का काम आपको समझ आ गया होगा। और फिर भी आपको कभी कोई प्रॉब्लम